सभी हिंदी मित्रों को नमस्कार। आप सभी का श्री वीणा हिंदी अकादमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जयशंकर प्रसाद के गद्य साहित्य के अंतर्गत नाटक साहित्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वास्तव में जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रसिद्ध महाकवि माने जाते हैं और छायावाद के श्री गणेश कर्ता माने जाते हैं। छायावाद के जो 4 ध्वजस्तंभ हैं, उन 4 ध्वजस्तंभों में से एक प्रसिद्ध ध्वजस्तंभ माने जाते हैं छायावाद के। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। छायावाद के जो 4 ध्वजस्तंभ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी हैं। इन 4 कवियों को या लेखकों को हम क्या है, छायावाद के 4 ध्वजस्तंभ के रूप में हम लोग देख सकते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद छायावाद के एक प्रसिद्ध महाकाव्य के रूप में, और उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है और कामायनी है। छायावाद का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। कौन सा महाकाव्य? कामायनी है। देखिए, तो अब हम जयशंकर प्रसाद के गद्य साहित्य के बारे में और विशेष रूप से नाटक साहित्य के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद एक कवि के रूप में, एक कहानीकार के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक एकांकी नाटककार के रूप में और निबंधकार के रूप में भी प्रसिद्ध माने जाते हैं। देखिए, और विशेष रूप से नाटक के क्षेत्र में उनका योगदान ऐतिहासिक नाटकों की रचना में है और उनके नाटक साहित्य के अंतर्गत ज्यादातर ऐतिहासिक नाटक ही लिखे गए हैं और उन नाटकों के बारे में संक्षिप्त रूप में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और जयशंकर प्रसाद हिंदी के सुप्रसिद्ध नाटककार हैं। देखिए, हिंदी के सुप्रसिद्ध नाटककार माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। उनके नाटकों के बारे में अगर हम देखते हैं, उनके नाटकों की मुख्य कथा वस्तु ऐतिहासिक कथा है। देखिए, तत्कालीन भारत के क्या है यहाँ पर, और उसके अतीत के बारे में या अतीतमय भारत के बारे में और उसकी संस्कृति के बारे में उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान देते हुए और इन तत्वों को अपने ऐतिहासिक नाटकों की कथा वस्तुओं के रूप में मानते हुए क्या है, बहुत से नाटक लिखे थे। ये नाटक ऐतिहासिक नाटक के रूप में प्रसिद्ध माने जाते हैं और इनके नाटक जो है ऐतिहासिक नाटक हैं और उनके ऐतिहासिक नाटक हिंदी गद्य साहित्य में क्या है, मील के पत्थर के समान माने जाते हैं। देखिए, और उनके नाटकों की कथा वस्तु के बारे में अगर हम देखते हैं और उनके ऐतिहासिक नाटकों में क्या है, भारत के गौरवमय अतीत के बारे में और तो क्या है यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। देखिए, और उन्होंने अपने ऐतिहासिक नाटकों में भारतीय संस्कृति के
मूल तत्वों को क्या है बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया था। किन्होंने स्थान दिया था? जयशंकर प्रसाद जी ने स्थान दिया था। देखिए इस प्रकार हम देख सकते हैं। देखिए हिंदी नाटक के साहित्य में जयशंकर प्रसाद को भारतेंदु हरिश्चंद्र का अवतार मानते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम ले सकते हैं। हिंदी नाटक के साहित्य में जयशंकर प्रसाद को भारतेंदु हरिश्चंद्र का अवतार मानते हैं। देखिए और इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नाट्य कला को हिंदी में जन्म दिया है। उसी प्रकार क्या है और प्रसाद जी ने क्या किया था? उस नाट्य कला को और पल्लवित और विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। किसने महत्वपूर्ण कार्य किया है? यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने। किस विधा के क्षेत्र में? नाटक विधा के क्षेत्र में। देखिए उनके नाटक किस प्रकार के नाटक माने जाते हैं? ऐतिहासिक नाटक माने जाते हैं। देखिए और हिंदी नाटक साहित्य में क्या है जयशंकर प्रसाद के आगमन से एक युग का आरंभ ही हुआ था। एक युग का सूत्रपात हुआ था। देखिए उसी युग को क्या है हम लोग क्या कह सकते हैं? यहाँ पर देखिए प्रसाद युग के रूप में हम लोग कर सकते हैं। देखिए और जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में या उनके प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटकों के बारे में अगर हम देखते हैं और सबसे पहले आने वाला नाटक या सबसे पहले आने वाला ऐतिहासिकता पूर्ण नाटक क्या है? यहाँ पर सज्जन है। देखिए और इस नाटक की रचना सन 1910 ईस्वी में हुई थी। यह जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक माना जाता है। कौन सा नाटक प्रथम नाटक माना जाता है? जयशंकर प्रसाद का सज्जन है। देखिए और इस नाटक की कथा वस्तु के बारे में अगर हम देखते हैं और इस नाटक की कथा वस्तु महाभारत की एक घटना पर आधारित है। देखिए और इस नाटक में क्या है कुल 21 पात्र हैं। कुल कितने पात्र हैं इस नाटक में? क्या है 21 पात्र हैं। और इन पात्रों में इन 21 पात्रों में क्या है पांचों पांडव, द्रौपदी, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन और चित्रसेन है। देखिए ये सभी पात्र किस नाटक के पात्र हैं? सज्जन नाटक के पात्र माने जाते हैं। देखिए और उसके बाद में आने वाला ऐतिहासिक नाटक है यहाँ पर कल्याणी परिणय है। देखो दूसरा नाटक क्या है? यहाँ पर कल्याणी परिणय है। और इस नाटक का रचना काल सन 1912 ईस्वी है। इस नाटक की कथा वस्तु के बारे में अगर हम देखते हैं मगध के राजा उन दिनों में क्या है 16 महाजनपदों में एक शक्तिशाली राज्य माना जाता था। कौन सा राज्य है? मगध राज्य है। और उस राज्य का शासन कर रहे थे कौन कर रहे थे? नंद शासन कर रहे थे। उनकी पुत्री है कौन है? यहाँ पर कल्याणी है। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रेम का प्रसंग ही यहाँ पर कल्याणी परिणय नामक नाटक की कथा वस्तु है। देखिए किस नाटक की कथा वस्तु है? कल्याणी परिणय नाटक की कथा वस्तु है। कौन सी कथा वस्तु है इसमें? मगध के राजा नंद की पुत्री कल्याणी एवं चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रेम है यहाँ पर और उनके बीच में जो प्रेम गाथा है वही क्या है यहाँ पर इस नाटक की कथा वस्तु के रूप में उसने ले लिया था। किसने ले लिया था? जयशंकर प्रसाद जी ने। देखिए
और उसके बाद में देखिए एक और नाटक है यहाँ पर, ऐतिहासिक नाटक क्या है, प्रायश्चित है। और प्रायश्चित नाटक का रचना काल सन 1912 है देखिए। और इस नाटक के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, यह 6 दृश्यों का एकांकी नाटक है। कितने दृश्यों का एकांकी नाटक है? 6 दृश्यों का एकांकी नाटक है। इस नाटक में पात्रों के बारे में अगर हम देखते हैं, राजा जयचंद है, पृथ्वीराज चौहान है, रानी संयोगिता मुख्य पात्र हैं। किस नाटक के मुख्य पात्र हैं? प्रायश्चित नाटक के या एकांकी नाटक के मुख्य पात्र हैं देखिए। और इन पात्रों में राजा जयचंद प्रतिनायक हैं। राजा जयचंद प्रतिनायक हैं। और इस एकांकी नाटक की कथा वस्तु के बारे में अगर हम देखते हैं, राजा जयचंद द्वारा यवनों को बुलाकर पृथ्वीराज चौहान को पराजित करवाने के बाद उसके हृदय में उत्पन्न पश्चाताप भाव पर केंद्रित हैं और इस नाटक की कथा वस्तु है। राजा जयचंद ने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान को पराजित करवाने के उद्देश्य से क्या है, यहाँ पर यवनों को बुलाया था। और उसके बाद में क्या है, पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान के पराजित होने के बाद राजा जयचंद के हृदय में जो क्या है, पश्चाताप पैदा होता है, उसी भाव को केंद्रित करते हुए क्या है, जयशंकर प्रसाद जी ने प्रायश्चित नामक नाटक लिखा था देखिए। इस नाटक के बारे में अगर हम देखते हैं और गंभीर अध्ययन करते हैं, क्या है, जयशंकर प्रसाद के क्या है, साहित्यिक व्यक्तित्व के निर्माण काल का नाटक माना जाता है। कौन सा नाटक? प्रायश्चित नाटक है देखिए। और इसे प्रसाद जी का प्रथम दुखांत नाटक भी माना जाता है। किस नाटक को माना जाता है? प्रायश्चित नाटक को माना जाता है। प्रसाद जी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है देखिए। और इस नाटक की रचना से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का शिल्प परिवर्तन आरंभ हुआ था देखिए। और जयशंकर प्रसाद के नाटकों का शिल्प परिवर्तन रूप हम लोग किस नाटक से देख सकते हैं? किस नाटक से देख सकते हैं? प्रायश्चित नामक नाटक की रचना से हम देख सकते हैं देखिए। इससे पहले वास्तव में देखिए, जयशंकर प्रसाद पर क्या है, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र का प्रभाव पड़ा था। उनके नाटकों का प्रभाव जयशंकर प्रसाद पर पड़ा था और उस युगीन विशेषताओं को क्या है, प्रतिबिंबित करते हुए और साथ साथ क्या है, यहाँ पर केवल भारतीय क्या है, यहाँ पर शिल्प विधान में क्या है, उन्होंने अभी तक नाटकों की रचना की थी। लेकिन प्रायश्चित नाटक की रचना के बाद में क्या है, और उनकी नाटक शैली में क्या है, भारतीय शिल्प के साथ साथ क्या है, पाश्चात्य नाटक शिल्प का समन्वय आरंभ हुआ था। किस नाटक से आरंभ हुआ था? प्रायश्चित नामक नाटक की रचना से क्या है, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद में भारतीय एवं पाश्चात्य नाटक शिल्प का समन्वय आरंभ हुआ था। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम लोग ले सकते हैं देखिए। और उसके बाद में आने वाला एक नाटक है, यहाँ पर करुणालय है। और करुणालय क्या है, सन 1913 में क्या है, लिखा गया एक गीत नाट्य माना जाता है देखिए। ये गीत नाट्य माना जाता है। करुणालय किस प्रकार का नाटक है या किस प्रकार की रचना मानी जाती है? प्रसाद जी का गीत नाट्य माना जाता है। और इस नाटक की कथा वस्तु के बारे में अगर हम देखते हैं, इस गीत नाट्य में
क्या है, राजा हरिश्चंद्र की कथा वर्णित है देखिए। और इस नाटक के या इस गीत नाट्य के प्रमुख पात्रों के बारे में हम अगर हम देखते हैं, इसमें राजा हरिश्चंद्र है एक पात्र है, और एक और पात्र है यहाँ पर वशिष्ठ महामुनि है, और एक और है यहाँ पर विश्वामित्र महामुनि क्या है, करुणालय के प्रमुख पात्र माने जाते हैं। और इस का प्रकाशन क्या है, सन 1913 में क्या है, हिंदू पत्रिका में हुआ था। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम लोग ले सकते हैं देखिए। और एक जगह जयशंकर प्रसाद जी ने क्या है, इस कृति के बारे में क्या, करुणालय के बारे में क्या है, क्या कहा था देखिए। गीत नाट्य के ढंग पर लिखा गया दृश्य काव्य माना था। किसने माना था? जयशंकर प्रसाद जी ने माना था। किस कृति को, किस नाट्य कृति को माना था? क्या है, करुणालय को माना था। और किसके ढंग पर लिखा गया नाटक माना गया है, यहाँ पर गीत नाट्य के ढंग पर लिखा गया दृश्य काव्य माना था। किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने माना था देखिए। और उसके बाद में क्या हम देख सकते हैं, यह गीत परक ना होकर कवितात्मक है देखिए। क्या है, गीत परक ना होकर क्या है, कवितात्मक है देखिए। वास्तव में देखिए इस कृति के अंत में क्या है, केवल एकमात्र गीतात्मक पद्य है देखिए। क्या है, गीतात्मक पद्य है। और इसके कारण क्या है, इस नाटक को क्या है, गीत नाट्य माना जाता है। और इस कृति को गीत नाट्य की अपेक्षा काव्य नाटक कहना ही उचित है देखिए। काव्य नाटक कहना ही उचित है देखिए। किस कृति को? करुणालय को देखिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में क्या है, यहाँ पर ये गीत नाट्य है। और उसके बाद में यह क्या है, हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुआ था देखिए सन 1913 में देखिए। और जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी किस कृति को या किस नाट्य कृति को गीत नाट्य के ढंग पर लिखा गया दृश्य काव्य माना था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में ले सकते हैं। और वास्तव में क्या है, जयशंकर प्रसाद जी का यह नाटक गीत परक ना होकर कवितात्मक है देखिए। कौन सा नाटक है? कौन सा नाटक? करुणालय है देखिए। और हम आगे बढ़ते हैं। और एक और नाटक है यहाँ पर राज्यश्री है देखिए, राज्यश्री। और इस नाटक का रचना काल सन 1918 ईस्वी है देखिए। और इस नाटक की कथा वस्तु के बारे में अगर हम देखते हैं, मालवा, स्थानेश्वर, कन्नौज और मगध राज्यों की राजनैतिक परिस्थितियां ही इस नाटक की कथा वस्तु के रूप में जयशंकर प्रसाद जी ने ले लिया था। तो क्या है, वस्तुतः यह जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। वस्तुतः यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। कौन सा? यहाँ पर देखिए राज्यश्री है देखिए। और यह नाटक क्या है, सम्राट हर्षवर्धन युगीन इतिहास को प्रस्तुत करता है देखिए। सम्राट हर्षवर्धन युगीन इतिहास को प्रस्तुत करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक क्या है? कौन सा नाटक है? राज्यश्री है देखिए। और इस नाटक की कथा वस्तु के बारे में अगर हम देखते हैं, इसमें देखिए स्थानेश्वर में अपना राज्य स्थापित करके पुष्यभूति वंश के राजा प्रभाकर वर्धन अपनी सीमा का विस्तार करता है और अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह
कनौज के राजा गृहवर्मा से कर देता है। स्थानेश्वर और कन्नौज के वैभव को देखकर मालवा और गौड़ ईर्ष्यालु बन जाते हैं। इन्हीं ईर्ष्यालु राजाओं के कुचक्रों की लीलाएं इस नाटक की कथा वस्तु है। यहाँ पर देखिए स्थानेश्वरम के राजा क्या है, यहाँ पर पुष्यभूति वंश के कौन है। यहाँ पर राजा प्रभाकर वर्धन ने क्या किया था, अपनी सीमा का विस्तार किया था। देखिए इसी संदर्भ में क्या है, यहाँ पर अपनी पुत्री का विवाह और राज्यवर्धन या प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम क्या है, यहाँ पर राजश्री है। यहाँ पर देखिए उसकी पुत्री राजश्री है, उसका विवाह क्या है, यहाँ पर कन्नौज के राजा गृहवर्मा से कर देते हैं। देखिए और इस संदर्भ में क्या है, यहाँ पर स्थानेश्वर और कन्नौज के वैभव को देखकर यहाँ पर देखिए तो क्या है, और उन राज्यों के आसपास में रहने वाले जो दो राज्य हैं, मालवा और गौड़ राज्यों के शासक क्या है, ईर्ष्यालु बन जाते हैं। उनके बीच में क्या है, जो कुचक्रों की लीलाएं क्या है, यहाँ पर इस नाटक की कथा वस्तु है। यहाँ पर देखिए और इस नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है, राज्यश्री और कनौज के राजा गृहवर्मा के चरित्र चित्रण करना है। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए राज्यश्री और कनौज के राजा गृहवर्मा के चरित्र चित्रण किस नाटक में मिलता है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में मिलता है, राज्यश्री नामक नाटक में मिलता है। देखिए और उसके बाद में इस नाटक के प्रसिद्ध पात्रों के बारे में अगर हम देखते हैं, प्रभाकर वर्धन क्या है, स्थानेश्वर के राजा थे। देखिए और ये पुष्यभूति वंश के राजा थे और उसकी पुत्री है यहाँ पर राज्यश्री है। देखिए और राज्यश्री के पतिदेव कौन है, यहाँ पर गृहवर्मा है। और गृहवर्मा किस राज्य के शासक थे, कन्नौज राज्य के शासक थे। और यहाँ पर देखिए राज्यवर्धन एक राजकुमार है, हर्षवर्धन भी क्या है, एक राजकुमार है। यहाँ पर देखिए एक गृहवर्मा और पुलकेशिन और चालुक्य वंश के प्रसिद्ध राजा क्या है, पुलकेशिन और सम्राट हर्षवर्धन के बीच में क्या है, जो भयंकर युद्ध होता है, उस युद्ध विशेषों के बारे में भी इस नाटक में क्या है वर्णन किया था। किसने, जयशंकर प्रसाद जी ने। देखिए और नरेंद्र गुप्त क्या है, यहाँ पर गौड़ राज्य के शासक हैं और देवगुप्त मालवा के शासक थे यहाँ पर। और यहाँ पर ह्यूयन सांग हैं, देखिए प्रसिद्ध चीनी यात्री हैं। और ह्यूयन सांग ने सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में क्या है, यहाँ पर उनके शासन काल में क्या है, और सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में क्या है, यहाँ पर और संपूर्ण विवरण देते हुए और सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल की क्या है, यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में क्या है संपूर्ण जानकारी देते हुए एक अच्छा ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था, सीयू की ग्रंथ लिखा था। किसने, ह्यूयन सांग ने। यहाँ पर देखिए और उसके बाद में एक और नाटक है, यहाँ पर देखिए विशाख है। यहाँ पर देखिए और विशाख इस नाटक की रचना सन 1921 में हुई थी। देखिए और इस नाटक में क्या है, कश्मीर के ऐतिहासिक परिदृश्य में लिखा गया नाटक माना जाता है। कौन सा नाटक, विशाख नाटक है। यहाँ पर देखिए और भारतीय इतिहास के क्या है मुख्य स्रोत के रूप में या भारतीय इतिहास को जानने के लिए एक मुख्य स्रोत के रूप में माना जाने वाला एक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, यहाँ पर देखिए
राजतरंगिणी है। देखिए, राजतरंगिणी किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इनके द्वारा लिखी गई है, कल्हन के द्वारा लिखी गई रचना मानी जाती है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में क्या है, यहाँ पर कश्मीर वंश के राजाओं के बारे में तो क्या है, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली एकमात्र रचना मानी जाती है राजतरंगिणी है। देखिए, और इस राजतरंगिणी में वर्णित ऐतिहासिक घटना के आधार पर क्या है, जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा था? विशाख लिखा था। देखिए, विशाख नामक नाटक लिखा था। किसने लिखा था? यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। देखिए, और इसमें देखिए, विशाख नाटक में क्या है, एक ब्राह्मण नागरिक विशाख के चरित्र को उभारने का प्रयास किया गया है। देखिए, किस नाटक में? विशाख में। देखिए यहाँ पर, और उसके बाद में देखिए, यह नाटक जो है यहाँ पर एक प्रकार से क्या है, नाटकों की विभाजक रेखा मानी जाती है। नाटकों की विभाजक रेखा मानी जाती है। किस प्रकार? यहाँ पर देखिए, विशाख से पूर्व नाटक और विशाख से क्या है बाद में, या विशाख से पूर्ववर्ती नाटक है, या विशाख से परवर्ती नाटकों के रूप में क्या है, विभाजन करने वाला नाटक क्या है, यहाँ पर कौन सा नाटक है? विशाख नाटक है। यह महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम लोग ले सकते हैं। देखिए, किस नाटक को? विशाख नाटक को जयशंकर प्रसाद के पूर्ववर्ती एवं परवर्ती नाटकों की विभाजक रेखा कहते हैं। किसे? विशाख नाटक को। देखिए, और उसके बाद में देखिए, यहाँ पर भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान कालीन समस्याओं को वाणी देने का प्रयत्न इसी नाटक कृति से आरंभ हुआ है। देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा किन्होंने माना था? जयशंकर प्रसाद जी ने माना था। देखिए, जयशंकर प्रसाद ने कहा था। देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान कालीन समस्याओं को क्या है, वाणी देने का सर्वप्रथम प्रयत्न इसी नाटक कृति से आरंभ हुआ था। कौन सी नाटक कृति से आरंभ हुआ था? विशाख नाटक कृति से आरंभ हुआ था। और इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं, देखिए, विशाख इस नाटक का नायक है, जो स्नातक ब्राह्मण थे। देखिए, और विशाख नाटक के नायक कौन है? यहाँ पर कौन है? विशाख है। क्या है ये? कौन थे? स्नातक ब्राह्मण थे। देखिए, और इस नाटक के और कुछ अन्य पात्र भी हैं। क्या है? या मुख्य पात्र हैं, या प्रमुख पात्र के रूप में हम ले सकते हैं कश्मीर के राजा नरदेव को, और अन्य पात्रों के रूप में क्या है, महापिंगल, शुश्रूषा और विशाख, सत्यशील, चंद्रलेखा, इरावती, रमणी, तरला प्रसिद्ध ऐतिहासिक पात्र हैं। किस नाटक के पात्र हैं? विशाख नाटक के पात्र हैं। देखिए, इस नाटक की भूमिका में क्या है, जयशंकर प्रसाद जी ने कुछ पंक्तियों को हमारे सामने रखा था। वे पंक्तियां इस प्रकार की हैं। देखिए, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अब प्रकाशित अंशों में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है, जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत प्रयास किया है। देखिए, इन पंक्तियों से हमको यह पता चलता है, देखिए, भारतीय इतिहास को दृष्टि में रखकर क्या है, तत्कालीन भारत में क्या है जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को क्या है यहाँ पर, या उन क्या है यहाँ पर उन समस्याओं के बारे में या घटनाओं के बारे में क्या है
दिग्दर्शन कराने के लिए क्या है और अपनी वाणी देने का प्रयास क्या है यहाँ पर किस नाटक में हुआ था, किस नाटक में हुआ था, विशाख नामक नाटक में हुआ था देखिए। और साथ साथ क्या है यहाँ पर इस नाटक में क्या है ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं का संघर्ष भी इस नाटक में हम देख सकते हैं। ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं का संघर्ष भी हम लोग इस नाटक में देख सकते हैं देखिए। और उसके बाद में अजात शत्रु है देखिए। कौन सा नाटक? अजात शत्रु है। इस नाटक का रचना काल सन 1922 ईस्वी है। और इस नाटक के बारे में देखिए, यह नाटक बुद्ध काल का ऐतिहासिक दस्तावेज है देखिए। यह नाटक जो है बुद्ध काल का ऐतिहासिक दस्तावेज है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की या जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गौतम बुद्ध कालीन और क्या है मौर्य कालीन एवं गुप्त कालीन क्या है अंशों को लेकर, ऐतिहासिक अंशों को लेकर क्या है उन्होंने अपने ऐतिहासिक नाटक लिखे थे। किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर देखिए। और इस नाटक के पात्रों के बारे में अगर हम देखते हैं, अजात शत्रु हैं, कुमार कुनीक हैं देखिए। वास्तव में क्या है, अजात शत्रु का उपनाम कुमार कुनीक है और इनके पिताजी का नाम बिंबिसार है। और इसमें देखिए रानी चलना, शक्तिमती, मागंदी, गौतमा और वासवी, मल्लिका और पद्मावती क्या है इस नाटक के प्रसिद्ध ऐतिहासिक पात्र हैं देखिए। और हम देख सकते हैं देखिए इस नाटक में क्या है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर एक मगध है और दूसरा कौशल है या कौशल है या कौशाम्बी। क्या इस नाटक के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों के रूप में हम देख सकते हैं किस नाटक में? अजात शत्रु नाटक में देखिए। और उसके बाद में आने वाला नाटक यहाँ पर कामना है। और कामना सन 1927 ईस्वी में लिखा गया है। वास्तव में देखिए यह ऐतिहासिक नाटक नहीं है देखिए, एक कल्पित कथा को आधार बनाकर लिखा गया नाटक माना जाता है। ऐतिहासिक नाटक तो नहीं है और इसे एक प्रतीकवादी नाटक ऐसे कह सकते हैं इस नाटक को, जो जीवन के संघर्ष को दिखाने वाला माना जाता है। कौन सा नाटक? कामना है यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में जनमेजय का नाग यज्ञ है और इस कृति का रचना काल सन 1926 ईस्वी में है। यहाँ पर देखिए यह भी ऐतिहासिक नाटक नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पर विगत प्रश्न पत्र में हमने देखा है ऐतिहासिक एवं पौराणिक नाटक के रूप में क्या है यहाँ पर प्रश्न पत्र में दिया गया है। विकल्पों की दृष्टि से हम यहाँ पर जवाब दे सकते हैं क्या है ऐतिहासिक एवं पौराणिक नाटक माना जाता है। कौन सा? जनमेजय का नाग यज्ञ है देखिए। और इस नाटक की कथा वस्तु के बारे में अगर हम देखते हैं, महाभारत तथा हरिवंश पुराण की एक स्मरणीय घटना से आधारित रचना है। कौन सी रचना? जनमेजय का नाग यज्ञ है देखिए। यहाँ पर महाभारत कालीन और साथ साथ क्या है हरिवंश पुराण कालीन की क्या है एक स्मरणीय घटना पर आधारित रचना मानी जाती है। कौन सी रचना? जनमेजय का नाग यज्ञ है देखिए। और इस नाटक में क्या है आर्य जाति और नाग जाति के संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। और इसमें देखिए क्या है आस्तिक मुनि है इसमें,
प्रमुख पात्र के रूप में राजा जन्मेजय है यहाँ पर, एक और है नागजाति का युवक तक्षक है, और साथ साथ क्या है यहाँ पर परीक्षित महाराज क्या है इस ऐतिहासिक एवं पौराणिक नाटक के मुख्य पात्र के रूप में हम लोग ले सकते हैं। और उसके बाद में स्कंदगुप्त है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। देखिए कौन सा नाटक? स्कंदगुप्त है। देखिए यह नाटक एक संपूर्ण ऐतिहासिक नाटक माना जाता है और राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। इस नाटक के पात्रों के रूप में स्कंदगुप्त है, कुमारगुप्त है और गोविंद गुप्ता, यहाँ पर बंधु वर्मा तो क्या है इस नाटक के मुख्य पात्र के रूप में जयशंकर प्रसाद जी ने क्या है अपने नाटक में ले लिया था। देखिए इस नाटक का गंभीर अध्ययन हम बाद में करेंगे। देखिए और उसके बाद में देखिए एक घूंट है यहाँ पर, देखिए और यह एकांकी नाटक माना जाता है, एकांकी नाटक माना जाता है। और इस एकांकी नाटक में स्त्री पुरुषों के प्रेम को विषय वस्तु बनाया गया है। देखिए स्त्री पुरुषों के प्रेम को क्या विषय वस्तु मानते हुए जयशंकर प्रसाद जी ने क्या है एक गुंट लिखा था। देखिए और उसके बाद में देखिए चंद्रगुप्त हैं और उसके बाद में क्या है ध्रुव स्वामिनी। यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त के बारे में आगे हम गंभीर विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। देखिए और ध्रुव स्वामिनी के बारे में, ध्रुव स्वामिनी के बारे में देखिए यह सन 1933 में लिखा गया है। यह प्रसाद की अंतिम नाट्य कृति है। देखिए और इसमें देखिए नारी समस्या को विषय वस्तु बनाया गया है। वास्तव में क्या है यह नाटक समस्या मूलक नाटक माना जाता है, ध्रुव स्वामिनी नाटक है। देखिए और उसके बाद में चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में देखिए चंद्रगुप्त नाटक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक माना जाता है और यह सन 1931 ईस्वी में लिखा गया था। देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए మనము గత ప్రశ్న పత్రంలో చూడడం జరిగింది जयशंकर प्रसाद के बारे में, उनके उपन्यासों के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में, उनकी काव्य कृतियों के बारे में, उनके नाटकों के बारे में, उनके ऐतिहासिक नाटकों के बारे में और चंद्रगुप्त में क्या है यहाँ पर पात्रों के बारे में और साथ साथ क्या है उन पात्रों की महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में भी क्या है हमको क्या है प्रश्न दिखाई दिए थे। देखिए यहाँ पर विगत प्रश्न पत्र में देखिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम लोग ले सकते हैं। और यह नाटक सन 1931 ईस्वी में लिखा गया था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है और यह बहुत बड़ा नाटक है। इसमें 4 अंक हैं। देखिए प्रत्येक अंक के अंतर्गत बहुत से दृश्य हैं, लगभग क्या है 44 दृश्य यहाँ पर हैं। देखिए किसमें है चंद्रगुप्त में। देखिए और इसकी कथा वस्तु क्या है भारत पर सिकंदर के आक्रमण तथा मगध राज्य में क्या है नंद वंश के पराभव एवं चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनने की ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी हुई है इस नाटक की कथा वस्तु है। देखिए तो क्या है सिकंदर, सिकंदर कौन है यहाँ पर विश्व विजेता क्या है अलेक्जेंडर है या अलेक्जेंडर को हम क्या कहते हैं सिकंदर कहते हैं। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और उसके बाद में क्या है यहाँ पर मगध राज्य में क्या है नंद वंश का क्या है उन्मूलन हुआ था और बाद में क्या है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या है यहाँ पर राजा
बनने की जो ऐतिहासिक घटना है, इसी के आधार पर जयशंकर प्रसाद जी ने क्या है, चंद्रगुप्त नाटक लिखा था। और अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है। कौन सा नाटक? चंद्रगुप्त नाटक माना जाता है। देखिए इसमें क्या है, भारत का क्या है, गुणगान करने का प्रयास किया था। अखंड राष्ट्रीयता के बारे में उन्होंने क्या है, अच्छा वर्णन किया था इस नाटक में। देखिए भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय संस्कार के बारे में क्या है, और जयशंकर प्रसाद जी ने क्या है, इस नाटक में क्या है, सुंदर वर्णन करने का प्रयास किया था। और वास्तव में उनको बड़ी सफलता भी मिली है। देखिए किस नाटक में? चंद्रगुप्त में। देखिए इस नाटक के प्रत्येक पात्र क्या है, राष्ट्रीय भावनाओं से भरे हुए पात्र माने जाते हैं। किस नाटक के पात्र हैं? चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। देखिए और उसके बाद में देखिए इस नाटक में क्या है, प्रमुख रूप से 3 ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं देखी जाती हैं। 3 यहाँ पर देखिए 3 ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं देखी जाती हैं। और कौन कौन सी घटनाएं हैं इस नाटक में? देखिए अभी हमने देखा है सिकंदर का भारत पर आक्रमण है, यहाँ पर नंद वंश का उन्मूलन है, यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर की हार है। देखिए यहाँ पर ये 3 ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं देखी जाती हैं। किस नाटक में? चंद्रगुप्त नाटक में। देखिए नंद वंश के उन्मूलन करने की प्रतिज्ञा किसने की थी? चाणक्य ने की थी। देखिए और उसके बाद में देखिए सेल्यूकस निकेटर कौन है? सिकंदर के क्या है, सेनाधिपति हैं, या सिकंदर के क्या है, यहाँ पर महामंत्री के रूप में क्या है, हमारे भारत को आते हैं। कौन आते हैं? सेल्यूकस निकेटर आते हैं। अंत में उसकी हार होती है। और उसके बाद हम देख सकते हैं इस नाटक में देखिए सर्वत्र राष्ट्रीयता की भावना दिखाई देती है। इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है, देखिए क्या है, राष्ट्रीयता की भावना और भारतीय संस्कृति और क्या है, गौरवमय भारत के अतीत का वर्णन। और इस नाटक की प्रसिद्ध विशेषताओं के रूप में हम लोग ले सकते हैं। और इस नाटक के क्या है, अधिक पुरुष पात्र ऐतिहासिक हैं। और इन पात्रों के नाम इस प्रकार देखिए, चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त हैं, नंद हैं, राक्षस हैं, शकटार वररुचि हैं, सिकंदर, सिकंदर को क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर भी और अलेक्जेंडर भी कहते हैं। और फिलिप्स हैं, सेल्यूकस निकेटर हैं, मेगस्थनीस हैं, आम्भिक हैं, सिमरन हैं, पौरव आदि पात्र क्या है, पुरुष पात्र हैं जो ऐतिहासिक पात्र माने जाते हैं। किस नाटक के ऐतिहासिक पुरुष पात्र माने जाते हैं? ये पात्र चंद्रगुप्त के माने जाते हैं, यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में इन सभी पात्रों के चरित्र चित्रण हम करते हैं। यहाँ पर देखिए इन सभी पात्रों ने क्या है, अपनी अपनी भूमिका को क्या है, यहाँ पर संपूर्ण न्याय दिलाने का प्रयास किया था। देखिए प्रत्येक पात्र में क्या है, राष्ट्रीयता की भावना क्या है, यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना, और क्या है, अखंड भारत के बारे में, और उसके अतीत के बारे में, उसके गौरवमय अतीत के बारे में क्या है, अत्यंत गौरवपूर्ण दृष्टि रखने वाले पात्रों के रूप में क्या है, यहाँ पर इस नाटक के सभी पात्रों को हम देख सकते हैं। देखिए और उसके बाद में इस नाटक के अधिकांश स्त्री पात्र काल्पनिक हैं। देखिए इस नाटक के अधिकांश स्त्री पात्र काल्पनिक हैं। देखिए उन पात्रों में प्रसिद्ध पात्र हैं कार्नेलिया है, और अलका है, और मालविका है,
और मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है और साथ साथ अलका की सखी भी हैं और कल्याणी है, सुवासिनी है। इस प्रकार चंद्रगुप्त नाटक में कुल क्या है पात्रों की संख्या 26 है। देखिए कुल पात्रों की संख्या 26 है। चंद्रगुप्त नाटक में कुल पात्रों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 26 है। देखिए, और इस नाटक के स्त्री पात्रों के बारे में अगर हम देखते हैं, क्या है अधिक से अधिक पात्र क्या है यहाँ पर काल्पनिक हैं, और कार्नेलिया, अलका और मालविका और क्या है कल्याणी, सुवासिनी यहाँ पर देखिए। और इस नाटक में क्या है जयशंकर प्रसाद जी ने क्या किया था, कार्नेलिया को सेल्यूकस निकेटर की पुत्री मानकर जयशंकर प्रसाद ने क्या किया था, उसके विवाह को क्या है चंद्रगुप्त के साथ दिखाया है। यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक में क्या किया था, कार्नेलिया को सेल्यूकस निकेटर की पुत्री मानकर क्या है यहाँ पर सम्राट चंद्रगुप्त के साथ क्या है यहाँ पर उसके विवाह को दिखाने का प्रयास किया था। देखिए वास्तव में क्या है चंद्रगुप्त का विवाह कार्नेलिया के साथ नहीं हुआ था ऐतिहासिक दृष्टि से देखिए, लेकिन यहाँ पर काल्पनिकता हम लोगों को दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए, और जयशंकर प्रसाद जी ने क्या है कार्नेलिया को क्या है यहाँ पर वास्तव में कार्नेलिया कौन है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है। यहाँ पर देखिए सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है यहाँ पर कार्नेलिया। सेल्यूकस निकेटर किनके महामंत्री या किनके सेनापति हैं? यहाँ पर देखिए अलक्षेंद्र के सेनाधिपति हैं या महामंत्री हैं। अलक्षेंद्र या सिकंदर या अलेक्जेंडर किस देश के हैं? यहाँ पर देखिए किस देश के हैं? यहाँ पर देखिए मसदोनिया के माने जाते हैं। देखिए तो वास्तव में क्या है यहाँ पर ये विदेशी हैं। देखिए एक विदेशी शासक हैं और इनकी पुत्री यहाँ पर कार्नेलिया तो क्या है भारत को आने के बाद क्या है यहाँ पर भारत के प्रति क्या है यहाँ पर अपने अमित प्रेम को व्यक्त करती हैं और भारत का बहुत आदर करती हैं। कौन क्या एक प्रकार से कार्नेलिया में क्या है और भारत के प्रति और भारतीय संस्कृति के प्रति क्या है यहाँ पर बहुत आदर भाव मिलता है। किनको? यहाँ पर देखिए कार्नेलिया को देखिए। और इन सभी विषयों को दृष्टि में रखकर क्या है जयशंकर प्रसाद ने क्या है कार्नेलिया को भारतीय संस्कृति एवं जीवन मूल्यों की श्रेष्ठता पर विश्वास करने वाली नारी, राष्ट्रीय भावनाओं से भरी हुई नारी के रूप में चित्रण किया है। किसने किया था? यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने। किस पात्र को? क्या है यहाँ पर कार्नेलिया को देखिए यहाँ पर। और उसके बाद में देखिए एक संदर्भ में कार्नेलिया यहाँ पर कहती हैं, क्या कहती हैं यहाँ पर देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए बार बार यही प्रश्न पूछा जाता है। देखिए हिंदी की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या है चंद्रगुप्त नाटक में से क्या है यहाँ पर कार्नेलिया की जो पंक्ति है यहाँ पर देखिए हमारे देश के बारे में और हमारे देश के औन्नत्य के बारे में, हमारे भारत के वैभव के बारे में और हमारे भारत की वैभवशाली परंपरा के बारे में क्या है। और ये महत्वपूर्ण पंक्तियां किनकी पंक्तियां? यहाँ पर कार्नेलिया की पंक्तियां यहाँ पर देखिए किस नाटक से ली गई हैं ये पंक्तियां? चंद्रगुप्त नाटक से ली गई हैं। यहाँ पर देखिए अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। देखिए यहाँ पर ये किनकी पंक्तियां है? कार्नेलिया की पंक्तियां है। और किस नाटक की पंक्तियां है? चंद्रगुप्त नाटक की पंक्तियां हैं। यहाँ पर देखिए इन पंक्तियों में क्या है यहाँ पर देखिए भारत देश की महिमा के बारे में और क्या है यहाँ पर एक प्रकार से क्या है कार्नेलिया ने क्या है यहाँ पर
भारत को क्या है यहाँ पर देखिए अपना राष्ट्र माना था, अपना राष्ट्र माना था, अपने राष्ट्र के प्रति क्या है अमित प्रेम व्यक्त करते हुए क्या है यहाँ पर इन पंक्तियों को क्या है गाने का प्रयास करती हैं। कौन करते हैं यहाँ पर? कार्नेलिया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में एक संदर्भ में क्या है कार्नेलिया चंद्रगुप्त से कहती हैं, क्या कहती हैं? मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, किंतु यह भारत मानवता की भूमि है, ऐसा कहती है। कौन कहती है? कार्नेलिया। किनसे कहती है? चंद्रगुप्त से कहती हैं। देखिए इन पंक्तियों से हमको पता चलता है तो वास्तव में कार्नेलिया एक विदेशी युवती नहीं है। देखिए एक स्वदेशी युवती के रूप में क्या है इन पंक्तियों में क्या है यहाँ पर, और हमको हम देख सकते हैं यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में बहुत बहुत महत्वपूर्ण देखिए किनकी पंक्तियां है या किस नाटक से ली गई पंक्तियां है, क्या है इन पंक्तियों को किसने किससे कहा था, ऐसे प्रश्न आने की संभावना है यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में क्या है अलका के बारे में अभी तक हम लोगों ने कार्नेलिया के बारे में देखा है, और अलका के बारे में अलका को प्रसाद जी ने राष्ट्र का सम्मान और गौरव बनाए रखने वाली तथा त्याग और बलिदान के प्रतीक के रूप में क्या है चित्रण किया था। देखिए किसको? अलका को। देखिए किसको? अलका को। किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने क्या है यहाँ पर किस रूप में चित्रण करने का प्रयास किया था? राष्ट्र का सम्मान करने वाली और साथ साथ क्या है राष्ट्र के गौरव बनाए रखने वाली और त्याग और बलिदान के प्रतीक के रूप में क्या है यहाँ पर अलका को क्या है चित्रण किया था। अलका पात्र का चित्रण किया गया है किस नाटक में? क्या है चंद्रगुप्त नाटक में। देखिए एक संदर्भ में कहती है यहाँ पर देखिए, और क्या कहती हैं देखिए हर एक संदर्भ में क्या है यहाँ पर हमारे भारत के बारे में यहाँ पर देखिए हमारे भारत की गौरवशाली परंपरा के बारे में। तो क्या है कभी कभी इन पंक्तियों को हम लोग क्या है अपने अपने भाषण में क्या है यहाँ पर प्रयोग करते आ रही हैं। ये पंक्तियां इस प्रकार हैं। इमाद्रे तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। देखिए कितनी कितनी क्या है प्रभावोत्पादक पंक्तियां मानी जाती है अलका की पंक्तियां हैं यहाँ पर देखिए। इन पंक्तियों के बारे में क्या है यहाँ पर विगत प्रश्न पत्र में क्या है एक प्रश्न पूछा गया है। केवल विगत प्रश्न पत्र में ही नहीं है, समस्त हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या है अलका की पंक्तियों के बारे में क्या है यहाँ पर प्रश्न आने की संभावना है। देखिए ये पंक्तियां क्या है चंद्रगुप्त नाटक का प्रसिद्ध गीत क्या है यहाँ पर अलका गाती है। देखिए अलका गाती है, लेकिन प्रश्न पत्र में ऐसा क्या है प्रश्न पूछा गया है कि क्या है यह गीत कौन गाता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। देखिए आप लोगों को संदिग्ध में क्या है यहाँ पर डाल देने के उद्देश्य से क्या है इस गीत को कौन गाता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है विगत प्रश्न पत्र में। देखिए कौन गाती यहाँ पर अलका गाती है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर देखिए। तो क्या है इस नाटक में जयशंकर प्रसाद ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दृष्टि में रखकर विभिन्न पात्रों को विभिन्न प्रतिबिंब एवं प्रतीकों के रूप में चित्रण किया था। देखिए किस नाटक में? चंद्रगुप्त नाटक में। देखिए
जब जयशंकर प्रसाद जी ने क्या है चंद्रगुप्त की रचना की थी, तो क्या है सन 1931 में और इस नाटक की रचना हुई थी। उस समय हमारे भारत में क्या है यहाँ पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था। वास्तव में देखिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में क्या है यहाँ पर नमक आंदोलन चलाया जा रहा था। देखिए नमक आंदोलन चलाया जा रहा था। उस आंदोलन के कर्णधार थे महात्मा गांधी जी, और उसी संदर्भ में क्या है यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक प्रकार से क्या है अखंड भारत की कल्पना करने वाले हैं। और उसके बाद में क्या है नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हैं यहाँ पर देखिए। और इन सभी के बारे में क्या है यहाँ पर इन सभी के प्रतिबिंबों के रूप में क्या है इस नाटक के पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया है। बहुत क्या है बहुत बहुत क्या है सराहनीय प्रयास माना जाता है जयशंकर प्रसाद का। देखिए किस नाटक में? चंद्रगुप्त नाटक में। देखिए इस नाटक में क्या है मगध के राजा नंद को भोग विलास एवं तत्कालीन राजा लोगों की विलास प्रवृत्ति का प्रतीक माना था। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हमने देखा है देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दृष्टि में रखकर क्या है यहाँ पर तत्कालीन परिवेश को क्या है यहाँ पर एक प्रतिबिंब के रूप में क्या है यहाँ पर लेते हुए क्या है इस नाटक में क्या है विभिन्न पात्रों का चरित्र चित्रण किया था। किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने। और उन्होंने क्या माना? मगध के राजा नंद को। देखिए मगध के राजा नंद को क्या है भोग विलास तत्कालीन राजा लोगों की विलास प्रवृत्ति के प्रतीक के रूप में चित्रण किया था इस नाटक में। और उसके बाद में हल्का और मालविका पात्र क्या है यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या है नारियों की सहभागिता के सूचक माने जाते हैं। और अंत में क्या है यहाँ पर देखिए इन दो नारी पात्रों को क्या है यहाँ पर किस रूप में उन्होंने चित्रण किया था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या है यहाँ पर नारियों की महत्वपूर्ण भूमिका का परिचय देने वाले पात्रों के रूप में क्या है इनका चित्रण किया गया है। अलका और मालविका है। देखिए और उसके बाद में चाणक्य में देखिए और चंद्रगुप्त नाटक में क्या है मुख्य पात्र हैं या नायक पात्र हैं यहाँ पर मुख्य पात्र हैं। और क्या है चाणक्य है। और चाणक्य क्या है यहाँ पर और इसमें देखिए महात्मा गांधी जी का प्रतिबिंब दिखाई देता है। किस नाटक में? चंद्रगुप्त नाटक में। कौन सा पात्र है? चाणक्य में। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्या है बिंदु के रूप में हम ले सकते हैं। और उसके बाद में क्या है और इस नाटक के नायक चंद्रगुप्त को क्या है यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सिमरन को क्या है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिरूप के रूप में क्या है उन्होंने माना था। किन्होंने माना था? जयशंकर प्रसाद जी ने माना था। यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त को क्या है यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में और सिमरन को क्या है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिरूप के रूप में क्या है यहाँ पर चित्रण करने का प्रयास किया था। यहाँ पर देखिए और उसके बाद में आम भीख को क्या है अंग्रेजों की सहायता करने वाले या उनका समर्थन करने वाले देशद्रोही का प्रतीक माना था। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अम्बेक ने क्या किया था विदेशी क्या है शासकों को क्या है अपने राज्य में क्या है यहाँ पर आह्वान किया था। इस प्रकार क्या है अंग्रेजों की सहायता करने वाले या उनका समर्थन करने वाले देशद्रोही का प्रतीक माना था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से। यहाँ पर देखिए और उसके बाद में देखिए सिकंदर हैं और सेल्यूकस निकेटर हैं। इन दोनों पात्रों को क्या है यहाँ पर साम्राज्यवादी पात्रों के रूप में क्या है और साथ साथ जनता के शोषण एवं अत्याचार करने वाले पात्रों के रूप में क्या है चित्रण किया था जयशंकर प्रसाद जी ने। किस नाटक में? चंद्रगुप्त नाटक में। देखिए और उसके बाद में यहाँ पर देखिए यही है
जयशंकर प्रसाद के गद्य साहित्य में या गद्य साहित्य के अंतर्गत विशेष रूप से नाटक साहित्य के बारे में संपूर्ण जानकारी है। यहाँ पर देखिए मिरियम చేయాలి जयशंकर प्रसाद యొక్క अन्य रचनలు तो क्या है, उपन्यासों के बारे में या कहानियों के बारे में, नाटकों के बारे में, काव्यों के बारे में क्या है, एक प्रकार से क्या है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्राप्त करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, और इस वीडियो को संपूर्ण रूप से देखने के बाद क्या है, और सब्सक्रिप्शन में क्या है, यहाँ पर हमारे ऐप संबंधी लिंक भी दिया जा रहा है। उसके अनुसार हमारे चैनल संबंधी ऐप को డౌన్లోడ్ कर लेने का प्रयास कीजिए। देखिए, మరి దీని తర్వాత వచ్చే క్లాసులన్నీ కూడా మా యాప్ ద్వారా జరుగుతూ ఉంటాయి। మరి మీరందరూ కూడా తప్పనిసరిగా మా యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకుండా మరి మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ను కొనసాగించుకునే ప్రయత్నం చేయండి। అందరూ కూడా జేఎల్ ఉద్యోగార్థులుగా మారండి। जय हिंद और जय हिंदी है।